हेलो बच्चों, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, इस चैप्टर में आप डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, डेरिवेटिव्स किस किस टाइप के होते हैं उसके बारे में आप पढ़ोगे। ओके, इसका जो आपका इक्विटी डेरिवेटिव्स का जो सिलेबस है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अपडेटेड सिलेबस आपको चैनल पे मिल जाएगा क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो अपडेट हुआ है। ठीक है, तो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करना। और अगर कोई भी बच्चा फर्स्ट टाइम अपना फर्स्ट NISM एग्ज़ाम दे रहा है और उसको डाउट हो कि उसको कौन सा एग्ज़ाम पहले देना चाहिए, विच विल बी द बेटर फॉर हिम और हर, तो आप एक बार जो है मेरे चैनल पे मैंने ये वीडियो डाल रखी है, विच NISM एग्ज़ाम इज़ ईजी और डिफ़िकल्ट, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। सो नाउ वी विल स्टार्ट। तो डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर एक प्रोडक्ट। कॉन्ट्रैक्ट लाइक एक एग्रीमेंट होता है डेरिवेटिव, या फिर एक वस्तु होती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू डिराइव की जाती है किसी और एसेट वैल्यू से। अ डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट whose वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सम अदर एसेट्स, जिसको हम अंडरलाइन कहते हैं। ओके, तो डेरिवेटिव एक एग्रीमेंट है, चाहे तो पेपर पे या फिर होता है ना, या फिर ऑनलाइन भी एक एग्रीमेंट है, या फिर एक वस्तु है जिसकी, एक चीज़ है जिसकी वैल्यू जो डिराइव की जा रही है किसी और सम अदर एसेट से। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल द पेन वी विल सिलेक्ट इट्स ब्लू विल बी फाइन। हाँ जी, जैसे कि जो गोल्ड की वैल्यू रहती है, वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ गोल्ड। ठीक है, गोल्ड की जो वैल्यू होती है, जैसे कि आप गोल्ड खरीदने जाते हो, ठीक है, तो आपको मार्केट में गोल्ड मिल जाता है 54K का। ठीक है, रेट के हिसाब से। ये आपका फिजिकल गोल्ड हो गया। ओके, फिजिकल गोल्ड मतलब जो आप जाके सुनार की दुकान पे खरीद सकते हो। ओके, ज्वेलरी शॉप पे। हाँ जी, ये आपका फिजिकल गोल्ड हो गया जो कि आप खरीद के अपने घर पे ला सकते हो। और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड के बारे में। ठीक है, बोन्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड की जो वैल्यू है वो कहाँ से आती है कि हम ऑनलाइन गोल्ड खरीद लेते हैं, जब बस उसमें हम अपना घर पे नहीं लेके आ रहे, बट हमने गोल्ड खरीदा हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम रेट पे। तो जो इस इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड की वैल्यू होती है ना, हमेशा आसपास ही रहती है। जैसे कि 55 की होगा, ऑलमोस्ट सिर्फ इतना ही डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड तो ये हमेशा चाहे तो ये फिजिकल गोल्ड चाहे तो 53.5 या 55 समथिंग हमेशा आसपास ही रहेगा फिजिकल गोल्ड। तो डेरिवेटिव जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू जो डिराइव होती है ना, वो किसी और एसेट से डिराइव होती है। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड है उसकी वैल्यू किससे डिराइव होती है? जो मार्केट में फिजिकल गोल्ड की वैल्यू चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो अभी आपको क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी डील नहीं है। ओके, तो हमेशा जो प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, कोई शेयर भी है, तो उसकी वैल्यू भी डिराइव की जाती है किसी और एसेट वैल्यू से। ठीक है, डेरिवेटिव्स आर बेस्ड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होता है जिसपे आपका गोल्ड एंड देयर आर सो मेनी कमोडिटीज जिसपे आपके जो काफ़ी सारे बाय और सेल होती है चीज़ें। ओके, इसकी फुल फॉर्म के लिए मैंने ये डाला है। एंड कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हमेशा दो पार्टीज़ के बीच में होता है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। ओके, ये दोनों क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर रेट्स को, एसेट वैल्यू की फ्यूचर रेट्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस आती है, ऊपर नीचे होते हैं रेट्स, क्योंकि आधे लोगों को लगता है कि प्राइस हाई जाएगा तो वो बाय करते हैं, जिनको लगता है प्राइस हाई जाएगा तो वो बाय करते हैं, जिनको लगता है कि इस चीज़ का प्राइस लो हो जाएगा वो सेल करते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर आपको अभी जितना समझ में आ रहा है उतना बेटर है। ठीक है, ये आगे जा अभी मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। इतना समझ में आ गया? देन डेरिवेटिव्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपका मेटल्स आ जाते हैं। ठीक है, मेटल्स में गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक। एनर्जी रिसोर्स में ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस आ जाता है। एग्री कमोडिटीज़ में व्हीट, शुगर, कॉफ़ी, पल्सेज आ जाते हैं। ये आपके MCX पे ट्रेड होते हैं। ठीक है, बाय सेल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फाइनेंशियल एसेट्स आ जाते हैं। इसमें आपके शेयर्स के बारे में हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, शेयर्स, बॉन्ड, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है,
और कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसकी ग्रोथ में फ्लक्चुएशंस लेकर आते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले आपका जो हो गया अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइस है, ठीक है, अगर वो फ्लक्चुएट होता है तो फाइनेंशियल मार्केट में भी फ्लक्चुएशंस आती है। जैसे अभी हमने गोल्ड का भी अगर एग्जांपल लिया, अगर लोगों को लगता है कि गोल्ड का प्राइस हाई जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड है उसका भी प्राइस हाई आ जाएगा, ठीक है। और कुछ लोगों का अगर लगता है गोल्ड का प्राइस कम जाएगा तो सेल कर देते हैं, तो गोल्ड का प्राइस जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड का भी वो कम हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी फ्लक्चुएशंस आती है। और एंड इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स ग्लोबली, एंड जो मार्केट है ना वो ग्लोबली इंटरकनेक्टेड है। पहली चीज़ कि अगर यूएस का मार्केट डाउन हो जाता है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी पड़ता है। ओके, हाँ जी। ये वैसे तो मोस्टली अगर कोई जैसे कोरोना तो बहुत डिफरेंट सिनेरियो जाता हो, तो एक ग्लोबली ही था जिसमें मार्केट डाउन ही गए थे, बट काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिसमें मार्केट जो है अप या डाउन, अदर मार्केट से भी हमारा मार्केट फ्लक्चुएट होता है। ओके, देन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हिस्ट्री क्या है हमारे ट्रेड की। हमारे जो आपको बीएससी और एनएससी के बारे में पता होगा। बीएससी आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पुराना एक्सचेंज है। एनएससी आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बाद आया था, ठीक है। तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी एंड इवेल्युएट कैसे हुआ वो, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 12th सेंचुरी में, एंड इसमें से सिर्फ आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है, तो उतना ही है। और एक और चीज़ कि एनआईएसएम की वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो एनआईएसएम की वेबसाइट पे जो है उन्होंने अपना पूरी एक पीडीएफ दी हुई है इक्विटी डेरिवेटिव्स के ऊपर, जो कि आप जाके रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये उसी में से नोट्स मैंने बनाए हैं अपने, ठीक है, जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था तब, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो आप इसको पहले आप इसको कर लो, उसके बाद उसको भी रीड आउट कर लेना, दैट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। हाँ जी। सो स्टार्ट हुआ था 12th सेंचुरी में, ओके। यूरोपियन ट्रेड फेयर 1848 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड आया था, CBOT। और प्लीज़ इनकी जो फुल फॉर्म्स है सारी याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से फुल फॉर्म्स ही आ जाती हैं, ओके। फैसिलिटेट ट्रेडिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आपके आए थे, एंड 1848 में आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस हो गया था। 65 में आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिस्टेड हुआ था। देन आपका जो है शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड become the first marketplace for trading listed options, okay। then 1975 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने इंट्रोड्यूस किया था ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं आपके टी बिल्स भी होते हैं, ठीक है। टी बिल्स क्या होते हैं बेसिकली, वैसे इसका कोई काफ़ी क्वेश्चन आता नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ। टी बिल्स ना आप बच्चे गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, ठीक है। ये मोस्टली आपका अंडर 1 साल के अंदर का वो होता है, 1 ईयर का ही रहता है मोस्टली इसका जो टाइम पीरियड होता है। गवर्नमेंट को जब नीड होती है ना मनी की, तो आरबीआई के पास जाती है, ठीक है, कि मुझे मनी की नीड है, तो आरबीआई जो है वो आपसे पैसे लेती है और आपको इंटरेस्ट पे करती है, ओके। जो टी बिल्स का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है आपका 91 डेज़, 132 डेज़ और 364 डेज़, अभी के जो टाइम पे अभी चल रहा है, ओके। हाँ जी। देन आपका आ जाता है CBOT इंट्रोड्यूस टी बॉन्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, देन CME इंट्रोड्यूस यूरो डॉलर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ओके। देन इंडियन डेरिवेटिव मार्केट कैसे इवॉल्यूएट हुआ था, ये इसके बारे में जान लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन भी आना होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से ही आ जाता है। तो SEBI ने जो है सेटअप किया था एक 24 मेंबर की कमेटी, जिसके चेयरमैन शिप ऑफ डॉक्टर LC गुप्ता ऑन नवंबर 18, 1996, ओके। तो नवंबर 1996 को सेबी ने एक 24 मेंबर की कमेटी सेटअप की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर LC गुप्ता, ठीक है, जिन्होंने डिसाइड किया था क्या करना, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना एक ट्रेडिंग फॉर द डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, इन इंडिया, ताकि इंडिया में जो डेरिवेटिव्स की ट्रेड होता है वो एक अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेम में हो, ठीक है, एक अच्छे तरीके से किया जाए, एक प्रॉपर वे में, जैसे कि अभी हमारे जो एक्सचेंज उन पे होती है वही। उसके 2 साल बाद
जैसे कि 18 नवंबर 1996 को एक कमेटी सेटअप हुई, उसके 2 साल बाद 17 मार्च 1998 में जो है कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, और उस टाइम पे जो डेरिवेटिव्स है उनको सिक्योरिटीज़ डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, डेरिवेटिव्स को सिक्योरिटीज़ डिक्लेयर कर दिया था। उसी साल जो है सेबी ने एक ग्रुप सेट किया था उस 1998 जून 1998 में ही, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ JR वर्मा, टू रिकमेंड द रिस्क ऑफ कंटेनमेंट इन डेरिवेटिव्स मार्केट इन इंडिया। उसी साल जिस साल रिपोर्ट सबमिट हुई थी, उसी साल जो है सेबी ने JR वर्मा के अंडर रिस्क, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं मार्केट में जिससे कि कोई फ्रॉड ना हो, या फिर कोई गलत एक्टिविटी, या फिर किसी का बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, तो काफ़ी सारे जो रिस्क हो सकते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट में, उन सबको मेजर करने के लिए ये ग्रुप बनाया था। ठीक है, देन आपका आ जाता है 1999 में आपका SCAR आया था, SCRA सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट फ्रॉड, रॉन्ग ट्रांजेक्शन एंड एनी टाइप ऑफ लॉसेस। ओके, SCAR क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था 1999 में? ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके, सेम आपके कोई गलत ट्रांजैक्शन ना हो सके, या फिर कोई लॉस ना हो सके। ठीक है, तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए आपका SCAR बनाया गया था, ये एक्ट आया था, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ओके, इसको भी आप एक बार इसकी फुल फॉर्म याद रखना इसके बारे में। Then exchange traded derivative started in India in June 2000 with SEBI permit, BSE और NSE आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोड्यूस हुआ था। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट को। ठीक है, एंड टू बिगिन विद SEBI improved trading in index futures contracts based on the Nifty and Sensex आपका आ गया था। सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में और मोस्ट ऑफ द आपको पता होगा। ठीक है, निफ्टी आपके होते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड करते हैं, अगर आपने पहले ट्रेडिंग की हुई है। ठीक है, ये आपकी टॉप 50 कंपनीज रहती है। ओके, एंड सेंसेक्स में आपकी टॉप 30 कंपनीज होती हैं। ओके, इंडिया की। देन आपका ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शंस में जो है 2001 में आया था, और ऑप्शंस में इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो, वो आपका जैसे कि आप ट्रेडिंग इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शंस में आप ट्रेड कर आ गया था आपका जून 2001 में। नेक्स्ट मंथ ही आपका इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो जुलाई 2001 में। ठीक है, वो इंट्रोड्यूस हो गया था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स आपका जो सेम ईयर नवंबर 2001 में इंट्रोड्यूस हो गया था। ओके, देन आपका MSCI मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया स्टार्टेड ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट फरवरी 2013। देन हमारा आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। कितने टाइप्स के डेरिवेटिव होते हैं? 4 टाइप्स के आपके डेरिवेटिव होते हैं। ओके, ध्यान से सुनना। एंड ये क्यों है इतने सारे टाइप के डेरिवेटिव, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉरवर्ड में जो था फॉरवर्ड में जो है काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे, इस वजह से हमने फ्यूचर्स को इंट्रोड्यूस किया था। ओके, फॉरवर्ड में काफ़ी सारे ड्रॉबैक थे, इस वजह से फ्यूचर आया था। फ्यूचर में काफ़ी रिस्क था, कुछ रिस्क थे जिस वजह से आपके ऑप्शंस आए थे। ठीक है, हाँ जी, तो इसलिए इंटरकनेक्टेड है कि इस कोई ना कोई कमी रही थी उसमें, तो इस वजह से जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, तो सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड जो है इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज टू बाय और सेल। ओके, अब हम समझते हैं जो आपने सुना होगा सबसे पहले बिल्कुल हम 80s में चले जाते हैं, उस टाइम पे कैसे कोई बायर सेल करता था। ओके, जैसे कि कोई 2 इंसान है। ओके, अगर लेट इमेजिन कि मुझे चावल ख़रीदने हैं। ओके, बट मेरा जो काम है मेरा काम है जूते बनाने का। ओके, तो मेरे पास चीज़ ही नहीं है, जब मनी सिस्टम भी नहीं था, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम। ठीक है, तो मैं तभी मेरे को उस आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसको जूते की ज़रूरत है और जिसके पास चावल हो। गेटिंग माई पॉइंट,
कि मुझे चावल चाहिए बट मेरे पास जूते हैं, ठीक है, तो मुझे एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसको जूते की ज़रूरत हो और जिसके पास चावल हो कि वो चावल मुझे दे सके। तो ऐसे बाय और सेल होता था पहले, सबसे पहले तो, ठीक है, कि एक तो आपको इंसान जो अपना बायर या सेलर है उसको ढूंढना पड़ता था, ठीक है, बायर और सेलर को आपको ढूंढना पड़ता था। ओके, देन इसमें कोई मीडिएटर नहीं था, कोई काउंटर बॉडी नहीं थी। मैं एग्जांपल देती हूँ, देखो, जैसे कि एक पर्सन ए है, ओके, और एक पर्सन बी है। ए जो है, ए के पास गोल्ड है, लेट्स से 54K, ओके, 54K गोल्ड है। ये दोनों अपने बीच में एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि ए जो है बी से, ठीक है, ए बी को गोल्ड दे देता है, ठीक है, ओके, और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि ए जो है बी से गोल्ड एक महीने बाद गोल्ड खरीदेगा सेम रेट पे 54K पे, ठीक है, ओके। अब ये दोनों जो है मिलते हैं। अब ये जो 54K ये बी के पास आ गया है, ठीक है, हम्म तो अब ये दोनों एक महीने बाद मिलते हैं और गोल्ड का जो प्राइस है वो हो चुका है ठीक है, वो हो चुका है लो, वो कम हो गया, गोल्ड का प्राइस आ गया 53K पे, ओके, एक महीने बाद। अब इन दोनों के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए जो है बी से एक महीने बाद गोल्ड खरीदेगा, वो भी 54K पे, ठीक है, चाहे उसका प्राइस कम हो गया हो या फिर बढ़ गया हो। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ए बी से गोल्ड खरीदेगा 54K पे, ठीक है। अब प्राइस मार्केट में जो है वो 53K का चल रहा है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल पर्सन अगर खरीदने जाए तो उसको 53K पे मिलेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट अगर ए जो है बी से खरीदेगा, उसको खरीदना ही पड़ेगा। एक्चुअल एग्रीमेंट का मतलब यही होता है कि उसको खरीदना ही पड़ेगा 54K पे, ठीक है। तो इसमें जो है ए का लॉस हो गया और बी का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सेम अगर हम रिवर्स सिनेरियो ले लेते हैं, अगर प्राइस गोल्ड का जो बढ़ जाता है, एक महीने बाद इसका जो प्राइस है वो 56 हो जाता है मान लो, ठीक है, 56K। तो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि एक महीने बाद ए जो है बी से 54K पे गोल्ड खरीदेगा। अब बी गोल्ड का प्राइस जो है हाई हो रखा है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन जाके खरीदना चाहे तो उसको 56K पे मिलेगा, लेकिन ए को अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट वो 54K पे मिल जाएगा, ओके। तो ये एक बेनिफिट कह लो या फिर कह लो लॉस भी, दोनों ही चीज़ें होती है एग्रीमेंट का। तो फॉरवर्ड एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, ठीक है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट रहता है बिटवीन टू पार्टीज, जिसमें से एक बाय करता है और एक सेल करता है। इसमें अब दिक्कत क्या आई थी, फॉरवर्ड के क्या थे, ड्रॉबैक्स थे, तभी फ्यूचर आया था। इसमें कोई मीडिएटर नहीं है या काउंटर बॉडी नहीं है। मीडिएटर का मतलब क्या होता है कि जो ध्यान देते हैं कि इनके बीच में कोई गलत ना हो रहा हो। अब ये दोनों तो लाइक पर्सन है, ए ने बी को ढूंढा और उन्होंने अपना एग्रीमेंट बनाया। अब एक महीने बाद जब प्राइस लो आ गया है, 53K पे आ गया था फर्स्ट सिनेरियो, ए मना कर दे कि मुझे नहीं खरीदना, मुझे नहीं लेना गोल्ड, बात ही खत्म। लाइक अगर ए मना कर दे तो बी क्या ही कर सकता है उसका, राइट, क्योंकि इसमें कोई काउंटर बॉडी नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है जो देखेगी कि ट्रांजैक्शन जो गलत हो रही है सही हो रही है, ठीक है। बायर को सेलर को ढूंढना पड़ता है, ऑफ कोर्स। ओवर द काउंटर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये मतलब कि आप किसी भी एक्सचेंज के अंदर, मतलब किसी भी काउंटर बॉडी के अंदर नहीं आते, ये आपके हमेशा ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स इनको कहते हैं। फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिनाई कर देते थे लोग कि हमें नहीं चाहिए या फिर कौन सा एग्रीमेंट काइंड ऑफ। ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं नेगोशिएटेड होते थे बिटवीन टू पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ के बीच में नेगोशिएटेड रहते थे। टर्म्स और कंडीशन जो थी वो कस्टमाइज थी। नोट डाउन दिस कि जो टर्म्स और कंडीशंस होती थी वो हमेशा कस्टमाइज होती थी, ओके। देन इसमें जो ड्रॉबैक्स रहे थे मीडिएटर का, इसी वजह से फ्यूचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। फ्यूचर्स, ठीक है, फ्यूचर्स में क्या होता है,
हाँ जी बच्चों, सो फ्यूचर्स में क्या रहता है कि ये एडवांस लेवल है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, बायर और सेलर डील करते हैं थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड एक्सचेंज के अंदर। इसमें जो मीडिएटर है वो एक्सचेंज है, जैसे कि बायर को सेलर को नहीं ढूंढना पड़ता, सेलर को बायर को ढूंढना नहीं पड़ता। अगर आपको बाय करना है तो भी आप एक्सचेंज के पास आ जाओगे, अगर आपको सेल करना है तो भी आप एक्सचेंज के पास आ जाओगे। एक एक्सचेंज जो है वो मीडिएटर है यहाँ पे। ओके, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इनके पास ऑब्लिगेशन होती है टू कंप्लीट द ट्रेड। मतलब ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि पिछले सिनेरियो में हमने देखा कि 1 मंथ बाद जो है उसको लेना था, ठीक है, लेकिन वो डिनाई कर देता है कि भाई मुझे तो नहीं चाहिए, तो डिनाई कर दे, या फिर ये बोल दे कि भाई अभी तो ये लो पे चल रहा है, मैं इसको अगले महीने ख़रीद लूँगा, ठीक है। तो ऐसा भी करते थे पहले लोग। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके पास ऑब्लिगेशन होता है टू कंप्लीट द ट्रेड, कि 1 महीने बाद आपको उस ट्रेड को लेना ही पड़ेगा। अगर आपने बाय किया है तो सेल करना ही पड़ेगा, सेल किया है तो आपको बाय करना ही पड़ेगा। ओके, देन इसमें भी आपका जो रहता था, इसमें रिस्क ज़्यादा था, जैसे कि इसमें बायर और सेलर दोनों ही क्या करते, प्रिडिक्ट करते फ्यूचर रेट्स को, ठीक है। तो इसमें आपका गलत हो भी सकता है, 50-50 चांसेस आपका गलत हो भी सकती है। आपने एनालाइज किया, स्टिल आपकी कोई रह गया कि आपको लॉस हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो इसमें रिस्क ज़्यादा रहता था। तो ऑप्शंस को जो इंट्रोड्यूस किया गया, ऑप्शंस को, ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपको राइट देता है खरीदने का और बेचने का, बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं देता कि आपको वो ट्रेड जो कंप्लीट ही करना है, ठीक है। इसमें क्या होता था कि आपने ख़रीद लिया, आपने लेट्स से, वैसे जो गोल्ड का जो मैंने पिछले में एग्जांपल दिया वो MCX में ट्रेड होता है, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, शेयर से अलग होता है वो, ठीक है। हाँ जी, सो इसमें आपके पास राइट है कि आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, बट आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि आपको कंप्लीट ही करना है वो ट्रेड। लाइक आपने टाइम पीरियड लिया एक, आपकी वैसे इनकी आपकी एक्सपायरी होती है, ठीक है, जिसमें आपको बाय और सेल करना पड़ता है। लेकिन इसमें ऑप्शंस में आपको क्या होता है कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो अगर आपने 1 महीने की आपकी है, ठीक है, एक्सपायरी, आपने 1 महीने बाद आपने बाय किया हुआ था, आपको सेल करना है, लेकिन आप देख रहे हो कि यार मुझे तो लॉस हो रहा है, ठीक है, और लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ओके, काइंड ऑफ। तो आप क्या करते हो, एक प्रीमियम पे करते हो एक्सचेंज को कि भाई तू इतना ले ले, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अमाउंट ले ले, मेरे कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा और बढ़ा दे। ओके, तो ये प्रीमियम पे करके आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है बढ़ जाता था, जिसमें आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं कि आपको उसको कंप्लीट करना ही होगा। लेकिन फ्यूचर में आपने अगर ख़रीदा है तो बेचना पड़ेगा ही, बेचा है तो आपको ख़रीदना पड़ेगा ही। ओके, इसमें बायर जो होता है ऑप्शंस में प्रीमियम पे करता है, ठीक है, एंड बाइज द राइट। जो सेलर होता है, सेलर को राइटर भी कहते हैं हम, ठीक है, राइटर और सेलर। अगर आप क्वेश्चंस में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें अगर आप देखते हो कहीं पर राइटर लिखा है तो उसका मतलब आपका सेलर ही होता है, ठीक है। जो सेलर होता है ऑप्शंस का, वो रिसीव करता है प्रीमियम, ठीक है, विद ऑब्लिगेशन टू सेल और बाय। जो ऑप्शन में जो बायर होता है ना, उसके पास राइट्स है, ठीक है, बाय और सेल करने का, और वो प्रीमियम पे करता है, हो जाता है। लेकिन जो सेलर है, अभी आपको शायद थोड़ा ना समझ में आए इस चीज़ के बारे में, चैप्टर 4 में हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सेलर जो होता है कि हम ना, अगर आपने ट्रेडिंग नहीं की है तो हम शेयर्स को पहले सेल भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइक बिना खरीदे हम सेल भी कर सकते हैं, ठीक है, उसे सेलिंग कहते हैं, उसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो अगर आप सेल करते हो ऑप्शन को तो आपको प्रीमियम रिसीव होता है विद ऑब्लिगेशन कि आपको इसको एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको बाय या सेल करना ही होगा, ठीक है। देन आप क्या जाते हैं, स्वैप्स। स्वैप क्या होते हैं, स्वैप एक एग्रीमेंट होता है 2 पार्टीज़ के बीच में टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन द फ्यूचर। इट इज़ बेसिकली यूज फॉर सिक्योरिटीज़ लाइक बॉन्ड्स, नॉट यूज फॉर शेयर्स, ऑल्सो कॉल्ड इंटरेस्ट रेट्स डेरिवेटिव्स। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, मोस्टली यूज्ड स्वैप रहता है आपका इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स आप कह सकते हो, ठीक है।
मोस्टली ये बैंक्स के बीच में यूज़ होता है बच्चों, लाइक स्वैप। जैसे कि स्वैप के नाम से ही आपको पता चलता है, मतलब स्वैप कर लिया हमने कोई चीज़ को, किसी आपके पास कोई चीज़ थी वो मुझे मिल गई, मेरे पास कोई चीज़ थी वो आपको मिल गई, लाइक दैट। ये बैंक्स के बीच में, जैसे कि एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक ए है एंड एक बैंक बी है, ओके। अब इन दोनों ने जो है इंश्योरेंस लिया था, ठीक है, नहीं सॉरी, बैंक एक ही है, दो है, ठीक है, ए है और एक बी है। ए ने इंश्योरेंस लिया था, ठीक है, और बी ने भी इंश्योरेंस लिया था बैंक से, ओके। अब ए ने जो था एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे इंश्योरेंस लिया था, ओके, और बी ने क्या किया कि मार्केट इंटरेस्ट रेट पे उसने इंटरेस्ट लिया था, ठीक है। अब इन दोनों, ये ए ने लिया था फिक्स्ड पे, ठीक है, और बी ने लिया था मार्केट रेट पे, जो चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब ए को लगता है कि मार्केट वाला ज़्यादा बेटर है, ठीक है, और बी को लगता है कि फिक्स्ड वाला ज़्यादा बेटर है। तो ये दोनों क्या है, सेम बैंक से इंश्योरेंस लिया, तो ये दोनों स्वैप कर लेते हैं अपना, ठीक है। लेकिन स्वैप ऐसे नहीं होता, स्वैप होता है आपका कि आप इनका जो है अमाउंट, कितने का इंश्योरेंस है, ठीक है, दोनों का कार इंश्योरेंस है, फिर क्या है, लाइक दैट, ठीक है, दोनों का कार इंश्योरेंस ही होना चाहिए, या फिर दोनों का होम इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है, या फिर सेम इंश्योरेंस होना चाहिए और सेम अमाउंट का होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर इनका 1 करोड़ का है तो इनका 1.02 चल जाएगा, ओके। तो ऑलमोस्ट सेम अमाउंट का भी होना चाहिए वो। तो ये स्वैप होता है आपका बेसिकली, ओके। देन हम आ जाते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे। हेजर्स क्या करते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स आपके हेजर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, आर्बिट्रेजर्स हैं, ठीक है। हेजर्स मोस्टली आपके यूज़ किए जाते हैं टू रिड्यूस द रिस्क, या फिर रिस्क को मैनेज करने के लिए। हेजर्स विल ट्रेड इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो हेजर्स बेसिकली क्या क्यों यूज़ होते हैं, ठीक है। हेजर्स क्या करते हैं, हेजिंग करना होता है, हेजर्स पीपल होते हैं, ठीक है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो हेजिंग में क्या होता है कि आपको जब आपको लगता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो रहा है, मतलब आप एक हाई रिस्क पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपका लॉस हाई रिस्क पे हो रहा है, ठीक है, तब आप हेजिंग का यूज़ करते हो। वैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो हेजिंग का यूज़ करते हैं। हेजर्स क्या करते हैं कि जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, ये मोस्ट बेसिकली जो है 2 मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है। अगर इन्हें एक मार्केट में लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उस लॉस को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अगर एक पर्सन ए है, ठीक है, एक पर्सन ए है, इसने एक शेयर बाय किया था 100 पे, ठीक है, और ये शेयर लॉस में जा रहा है और ये चला गया 60 तक, ये 60 तक जाएगा, सॉरी, ठीक है। 100 पे बाय किया था और मार्केट न्यूज़ के अकॉर्डिंग ऐसा आइडिया लगा रहे हैं कि 60 तक जाएगा, ठीक है। और अब इसका जो शेयर है वो जा रहा है 90 पे, 85 पे, 80 पे, ठीक है। इसको लग रहा है काफ़ी ज़्यादा डाउन जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसने कैश मार्केट में अगर ख़रीद रखा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में सेम शेयर, जैसे कि अगर मान लो एक SBI का शेयर है तो ये भी SBI का शेयर, ठीक है। अगर कैश में SBI में शेयर किया हुआ, शेयर में ख़रीदा है तो इसमें भी SBI में, ठीक है। तो सेम शेयर जो है फ्यूचर्स में वो सेल कर देगा, ठीक है। अगर मान लो वो 80 पे चल रहा होगा, ठीक है, तो उसको सेल कर देगा। अब मैं सेलिंग में बताती हूँ बच्चों क्या होता है। देखो, अगर जो पर्सन है, ठीक है, उसने एक SBI का शेयर खरीदा था 100 पे, ठीक है, वो जाएगा 60 तक, हम वो लगा रहे हैं अनुमान कि वो 60 तक लॉस में जाएगा, ठीक है। अब दूसरी मार्केट में सेम SBI का शेयर ही हम सेल कर देते हैं, ठीक है,
सेलिंग में क्या होता है कि अगर हम कोई एक चीज़ को हम बिना खरीदे सेल भी कर सकते हैं, और अगर वो कम होती जाएगी, अगर उसका प्राइस कम होता जाएगा तो हमें प्रॉफिट होता है उतना ही, ठीक है। जैसे कि बाय में क्या होता है, अगर हमने कोई चीज़ 100 रुपये की बाय करी, अगर वो 120 पे चली गई तो 20 रुपये का प्रॉफिट होता है। सेल में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ हमने 100 रुपये में बाय करी, अगर वो 80 पे चली गई तो भी हमें 20 रुपये का प्रॉफिट होता है उसमें, अगर वो नीचे जा रही है, ठीक है, कम हो रही है। तो ये पर्सन क्या करेगा, SBI का कैश मार्केट में जो इसने ख़रीदा हुआ है 100 पे, ठीक है, वो तो लॉस में जा ही रहा है, ऑलरेडी जा रहा है 80 तक आ गया अभी। तो फ्यूचर्स में वो क्या करेगा, वो उसी स्टॉक को, उसी शेयर को सेल कर देगा, ठीक है। तो अभी वो जब नीचे जा रहा है, ठीक है, तो अभी वो शेयर कहाँ तक जाना है, 60 तक, ठीक है। तो सेलिंग में उसको प्रॉफिट हो गया, चाहे उसको कैश मार्केट में लॉस हो रहा है, लेकिन उसको सेम शेयर से फ्यूचर्स में गया प्रॉफिट हो रहा है। तो जहाँ पर उसका शायद जो 40 का मार्जिन है, आप सिंपल मैथ लो, जहाँ पर उसको शायद 40 का ये ऐसे, अगर हम सिर्फ डायरेक्ट ये ले, अगर उसको 40 का नुकसान होना था, ठीक है, तो यहाँ पर उसको सिर्फ 20 का नुकसान हुआ ओवरऑल, ठीक है। इसको कहते हैं हेजिंग, ओके। हेजिंग मोस्टली जो है एक बड़ी अमाउंट में यूज़ की जाती है, ठीक है। मोस्टली जो लाइक करोड्स में ट्रेड करते हैं तो मोस्टली बड़ी अमाउंट में हेजिंग का फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ नहीं। स्पेकुलेटर्स ट्रेडर्स कौन होते हैं, स्पेकुलेटर्स ट्रेडर्स वो होते हैं जो फ्यूचर्स की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं, प्राइस की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। अंडरलाइन एसेट की प्रिडिक्शन पे उनका बेस होता है कि लॉस होगा प्रॉफिट, ठीक है, कि ये जो प्रोडक्ट है अगर इसका प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं हाई जाने वाला तो उसको बाय कर लेते हैं। अगर उस एसेट का प्राइस जो है वो लो जाएगा, फिजिकल मार्केट में लो चल रहा है, डिमांड नहीं है, तो अगर उसकी प्रिडिक्शन लो है तो उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। ये ट्रेडर्स करते हैं मोस्टली। आपको ट्रेडर्स के बारे में पता भी होगा, सुना होगा आपने। आर्बिट्रेजर्स क्या होता है, आर्बिट्रेजर्स हेजेस की तरह ही होते हैं, ठीक है। ये डील करते हैं दैट प्रोड्यूसेस प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग अ प्राइस डिफरेंस इन अ प्रोडक्ट इन टू डिफरेंट मार्केट्स। दे सेट अप द ट्रेड इन 2 डिफरेंट मार्केट्स। लाइन से ही पता चल रहा है कि ये 2 डिफरेंट मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है, बाय एक्सप्लॉइटिंग अ प्राइस का एक्सप्लॉइटिंग मतलब प्राइस डिफरेंस को निकालने, 2 डिफरेंट मार्केट में ट्रेड करके प्राइस डिफरेंस जो निकलता है ना, जो प्राइस डिफरेंस आता है वो उनका प्रॉफिट होता है, ठीक है। देन ये आप कंप्लीट इसको याद रखना कि 2 डिफरेंट मार्केट्स में जो प्राइस एक्सप्लॉइटेशन जो डिफरेंस आता है, जो प्राइस डिफरेंस आता है उससे जो प्रॉफिट होता है वो आर्बिट्रेजिंग करते हैं, उसको आर्बिट्रेजर्स वो करते हैं, वो वैसा सेटअप ट्रेड सेटअप करते हैं, ठीक है, इन 2 डिफरेंट मार्केट्स। देन हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट्स की, कैसे टाइप के मार्केट्स होते हैं। एक तो हमें पता है हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है, जिसमें हम 2 टाइप के ही होते हैं, एक पुराना एक नया। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट नया है, वैसे दोनों ही अभी भी वर्किंग में है। ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, जैसे कि हम BSE या NSE पे हम ये बड़े एक्सचेंज पे अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं तो इसके अंडर आते हैं। क्लियर कॉरपोरेशन है, गारंटी होती है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस की, ठीक है, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है या इस टाइम पे जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका सारे लीगल तरीके से, ओके। एक ऑर्गेनाइज्ड कॉरपोरेशन होती है, ठीक है, इसमें फ्रॉड के चांसेस नहीं होते। देन आ जाता है आपका ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। इसमें क्या होता है, एग्रीड डायरेक्टली बिटवीन द contracting counter prices over the phones, emails, media. OTC is not a physical marketplace but a collection of broker dealer scattered across the country. OTC क्या होता है बच्चों की, जैसे कि काफ़ी सारे जो बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं या फिर काफ़ी सारे जो बड़े जो करोड्स में डील करते हैं, ठीक है, तो वो इसके अंडर आ जाते हैं। वो ज़्यादातर फ़ोन्स पे डील करते हैं, ठीक है, कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा होगा, ठीक है। इसमें फ्रॉड के चांसेस होते हैं, ठीक है, या फिर ईमेल पे, मीडिया पे, वहाँ पर जो कि कोई लिस्टेड ट्रेडेड कोई एक्सचेंज नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ओवर द लाइक वर्बल एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ये, या फिर एक नॉर्मल पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क आपका ज़्यादा होता है, ठीक है, जो कि हमने फॉरवर्ड वाले में भी पढ़ा था कि फॉरवर्ड जो है एक OTC
के अंदर आता है, ओवर द काउंटर पार्टी है वो। देन आ जाता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स जो हेल्प्स करते हैं इन इम्प्रूविंग प्राइस डिस्कवरी ऑफ कोर्स। जैसे कि डेरिवेटिव्स गोल्ड का, अगर इलेक्ट्रॉनिक अगर आप M6 में ट्रेड कर रहे हो, देन ऑफ कोर्स अगर गोल्ड का प्राइस आपको फिजिकली नहीं बाय करना है क्योंकि उसकी सिक्योरिटी भी आपको रखनी पड़ती है, फिर घर में रखा है उसकी भी टेंशन रहती है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड खरीद लेते हो, वो भी आपका बेटर रहता है। और आप ज़रूरी नहीं कि आपको कोई ऑर्नामेंट ही बनवाना है या फिर पर्टिकुलर कुछ बहुत ज़्यादा ख़रीदना है, क्या आप थोड़ा सा भी उसको ख़रीद सकते हो, ठीक है, जितना आप कैपेबल हो। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। डेरिवेटिव्स मार्केट हेल्प टू ट्रांसफ़र द रिस्क। डेरिवेटिव्स मार्केट जैसे कि हमने पढ़ा अभी, हेजर्स रिड्यूस करते हैं रिस्क को, ठीक है। और हमने ऑप्शंस, हमने फॉरवर्ड में ड्रॉबैक था तो फ्यूचर्स आया था, फ्यूचर्स में हमें ऑब्लिगेशन होता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना ही है। देन ऑप्शंस में भी रिस्क कम होता है कि आपका जो है आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, प्रीमियम पे करके आप उसको कर सकते हो, ठीक है। देन आपका आ जाता है इन डेरिवेटिव्स मार्केट यू कैन होल्ड बोथ द पोजीशन बाय एंड सेल बाय फ्यूचर्स इन ऑर्गेनाइज मार्केट। आप बाय और सेल दोनों कर सकते हो, ठीक है। कैश ओनली बाय पोजीशन होल्ड नोट सेल। कैश में आप सिर्फ जो है बाय ही कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते, बट फ्यूचर्स में आप जो है बाय और सेल दोनों कर सकते हो, ठीक है, अप टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। फ्यूचर्स में जैसे मैंने बताया कि आपका ऑब्लिगेशन होता है तो उसमें एक एक्सपायरी होती है आपकी, ठीक है। टाइम आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर आपका और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड ये जो चैप्टर है आपका सिलेबस, ज़रूर पहले पेज पे आपका सिलेबस लिखा होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है क्या, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस भी करना। और नेक्स्ट वीडियो में आपके जो है इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, 30 to 40 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के आपको मिल जाएंगे, ओके। तो आप उनको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। देन वेरियस रिस्क फेस बाय द पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में क्या रिस्क हो सकते हैं? डेरिवेटिव्स में काउंटर पार्टी रिस्क रहता है एक तो, जो कि एक डिफ़ॉल्ट बाय काउंटर पार्टी ही अगर डिफ़ॉल्ट कर जाती है, ठीक है, मीडिएटर में ही कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ये बहुत रेयर है मीडिएटर डिफ़ॉल्ट इन का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हमने मीडिएटर डिफ़ॉल्ट तो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का तो हमने देखा ही था, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो काफ़ी पहले होता था, जिसमें कोई काउंटर पार्टी नहीं होती थी। पहली चीज़, अगर होती है तो उसका भी रिस्क रहता है, ठीक है, अगर कोई आप लेते हो। लेकिन आप एक्सचेंज जो होते हैं, ठीक है, अगर एक्सचेंज ही चला जाए, आप सोचते हो ना कि जैसे कि ज़ीरोधा है या फिर आपके जो अदर आपके एंजल ब्रोकिंग रहती है, तो आपके काफ़ी सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर यही प्लेटफॉर्म्स डिफ़ॉल्टर्स निकल जाए तो क्या होगा? तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको जो सारी अमाउंट होती है, जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो सेबी के पास रजिस्टर्ड होते हैं, ओके। तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर डिफ़ॉल्टर निकल जाता है तो उसका भी आपको लॉस नहीं होगा। देन प्राइस रिस्क, लॉस ऑन पोजीशन बिकॉज ऑफ प्राइस रिस्क तो आपका रहेगा। अगर डेरिवेटिव्स में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको प्राइस रिस्क रहता ही है कि अगर प्राइस, क्योंकि फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है, हर टाइम आपका प्राइस चेंज हो रहा होता है, लाइक इवन सेकंड्स में भी आपके प्राइस चेंज होते हैं, तो प्राइस रिस्क इसमें रहता है बच्चों आपका, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया है, फिर कोई भी टॉपिक किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। कोई पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन पूछना है वो भी, और अगर आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में वीडियो भी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। इवन आपकी एक कमेंट भी इनफ है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी आपके लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।